नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कंटिन्यू करते हैं भारत के उत्तरी विशाल मैदान को। आज हम चर्चा करेंगे गंगा के मैदान की। गंगा का मैदान जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। आप इसे मैप में देख पा रहे हैं ये चीज़। इसका जो डेल्टाई भाग है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप सभी जानते हैं। ये मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इनकी निक्षेपण के द्वारा बना हुआ है। और इसके अलावा जो दक्षिणी पठार में बहने वाली नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, इनका भी इसमें योगदान है। इसका ढाल जो है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। इसे 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। ये इस मैदान का ऊपरी भाग है। उत्तरी सीमा में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, नीचे की तरफ प्रायद्वीप पठार है, पश्चिमी सीमा इसकी गंगा नदी बनाती है। पूर्वी सीमा के बारे में काफ़ी मतभेद है। किसी का कहना है कि 100 सेंटीमीटर की जो समवृष्टि रेखा है वो पूर्वी सीमा बनाती है, और कुछ से 100 मीटर की जो समोच्च रेखा है उसे उसकी पूर्वी सीमा मानते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई वो सब हम PDF में देख सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। ये यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा नदियों से के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। उत्तर में इसका ढाल ज़्यादा तेज है। गंगा यमुना दोआब है इसके पश्चिम में, ये उत्तर प्रदेश है। इसके पूर्व में रुहेलखंड का मैदान है, अवध का मैदान है, और ये ठीक है। आगे देखते हैं मध्य गंगा का मैदान है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में है और बिहार में फैला हुआ है। इसमें ये मैदान काफ़ी नीचा है, 150 मीटर से कहीं भी इसकी ज़्यादा ऊंचाई है नहीं। इसमें घाघरा, गंडक और कोसी नदियां हैं। ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं और इनका अपना योगदान है। ये एक विशेषता इस मैदान की, यहाँ पर बहने वाली जो सभी नदियां हैं वो अपना मार्ग बदलती रहती हैं, तो बाढ़ का खतरा हमेशा ही बना रहता है। कोसी नदी बहुत ही कुख्यात है इसमें। इसमें अचानक से जल स्तर बढ़ जाता है जिससे भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हालांकि इस पे जो बांध बनाया गया है, तटबंध बनाया गया है, इससे इस जल का सदुपयोग होने की संभावना बड़ी है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग से भी कई नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं, इसमें सोन फेमस है। और आगे बढ़ते हैं निम्न गंगा के मैदान की तरफ। ये पश्चिम बंगाल का जो अधिकांश हिस्सा है वो इसमें शामिल है। हिमालय की तलहटी से लेकर के गंगा डेल्टा तक ये फैला हुआ है। इसमें इस मैदान का उत्तरी भाग जो है वो तिस्ता, जलढाका, टोरसा, इन नदियों के द्वारा बना हुआ है। और इस मैदान में जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का जो पर्वतपदीय इलाका है, उत्तराई क्षेत्र है, उसे दुआर कहा जाता है। हमने हिमालय प्रदेश के बारे में जब पढ़ा था तभी भी ये चीज़ हमें जानी थी। डेल्टाई भाग में गंगा जो है अपने आप को कई धाराओं में बांट लेती है, जिससे ये मैदान भी काफ़ी यहाँ पे भागों में बटा हुआ सा हमें दिखाई देता है। इसके जो डेल्टाई भाग है उसमें दलदल अधिकांशतः पाई जाती है। डेल्टा के ऊपरी जो भाग है वहाँ पे कहीं कहीं बालू के टीले भी हमें देखने को मिलते हैं, जो आसपास के क्षेत्र से 10-12 मीटर ज़्यादा ऊंचे होते हैं। और इसी एरिया में कुछ निम्न भूभाग भी हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें बिल कहा जाता है। एक और विशिष्ट बात यहाँ की कि जो मुहाना प्रदेश है गंगा का, वहाँ पे दलदल भाग है, वहाँ पे सुंदर वन मौजूद हैं, घने जो वन हैं। फोर्थ चलते हैं इसके ब्रह्मपुत्र के मैदान की तरफ, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ है। ये आप इस जगह पे मैप में देख सकते हैं। इसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इसका लगभग सारा का सारा एरिया आसाम में है, तो इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। ये तीनों ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय श्रृंखलाएं हैं, पूर्व में पटकाई है और नागा श्रेणियां हैं, दक्षिण में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं। लंबा और संकरा मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ चलता है। पश्चिम में धुबरी से लेकर के पूर्व उत्तर में सदिया तक।
मैदान का निर्माण ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। निम्न प्रदेश है ये। जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। इस मैदान का ढाल कम होने के कारण पे यहाँ पे कई नदी विसर्प बनते हैं। नदी विसर्प आप भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। निम्न भूमियों का निर्माण यहाँ पे हो जाता है, जिन्हें हम पहले चर्चा किए, उन्हें बिल कहा जाता है। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी का जो पाट है वो बहुत चौड़ा हो जाता है, जिससे कि बाढ़ आती रहती है। और ये नदी है वो कई धाराओं में विभक्त रहती है ढाल कम होने की वजह से, और कई नदी द्वीपों का निर्माण होता है यहाँ पे। तो ये था द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। आज ही की क्लास में हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत का अगला भौतिक प्रदेश है, तीसरा। प्रायद्वीपीय पठार ये एक त्रिभुजाकार सी आकृति है जो कि अनियमित है। इसका आधार उत्तर की तरफ है, हिमालय पर्वत की तरफ है, और जो शीर्ष है वो दक्षिण में कन्याकुमारी के द्वारा बनाया जाता है। देखने पे आप सब देख पा रहे हो त्रिभुजाकार आकृति है इसकी। ये पठारी भाग जो है वो 3 ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ और इस तरीके से ही भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसमें राजनीतिक दृष्टि से अपन देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के जो भूभाग हैं वो इसमें आते हैं। इसके अलावा एक विशिष्ट ध्यान देने योग्य बात है कि जो मेघालय में मेघालय पठार है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। यहाँ पे जो मुख्य नदियाँ हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये हैं। और ये नदियाँ जिस दिशा में बहती हैं वो इस बात का प्रमाण है कि इस पठार का जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपवाद हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ये पठार काफ़ी कटा फटा है, जिसमें धरातलीय जटिलताएं काफ़ी देखने को मिलती हैं। कई पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, तो इसे हम कुछ भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करते हैं। ये तो इसे हम इसका विस्तृत अध्ययन हम अलग अलग भागों में डिवाइड करके करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मालवा के पठार के बारे में। ये इसका स्थिति है मैप में। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों और विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार आकृति में है, और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से ये बना हुआ है। इस पठार में होने वाली जो बहने वाली जो नदियां हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। इसका ढलान उत्तर पूर्व में है और फिर यमुना नदी में मिल जाती हैं। और ये पठार काफ़ी उबड़ खाबड़ बन गया है, जिसमें बड़े बड़े बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं। चंबल नदी द्वारा जो बनी हुई यहाँ पे बीहड़ हैं वो बहुत फेमस है। चंबल के बीहड़ जिन्हें कहते हैं, अपने राजस्थान में भी ये कोटा, बूंदी, बारां वाले इलाके में देखने को मिलते हैं। ये बीहड़ जो होते हैं वो खेती के लिए काम के नहीं होते। बुंदेलखंड, रोहिलखंड और छोटा नागपुर का जो पठार है वो इसका पूर्वी विस्तार है। आगे बढ़ते हैं दक्कन ट्रेप के साथ। दक्षिण का मुख्य पठार या दक्कन ट्रेप इसे कहा जाता है। ये ताप्ती नदी के दक्षिण में है, ताप्ती नदी के नीचे की तरफ, और त्रिभुजाकार आकार में ही है। इसके उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, विंध्याचल, उत्तर में महादेव और मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी बाउंड्रीज बनाते हैं। ये पठार जो है ये लावा से बना हुआ है। ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसका ढलान
पश्चिम से पूर्व है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम से पूर्व दिशा में यहाँ पे बहती हैं। और इन नदियों की जो घाटियाँ हैं वो काफ़ी गहरी हैं, चौड़ी हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये काफ़ी पुराना है और ये नदियाँ अपनी वृद्धावस्था में पहुँच चुकी हैं। इन नदियों ने इस दक्षिण के पठार को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया, जैसे महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, ये सब। आगे बढ़ते हैं छोटा नागपुर के पठार की तरफ। ये यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड में है और राजमहल की पहाड़ियाँ इसके उत्तर में हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। ये भ्रंश घाटी से बहती है दामोदर नदी, पश्चिम से पूर्व दिशा में। इस छोटा नागपुर के पठार की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे गोंडवाना युग के कोयला के भंडार मिलते हैं। जो भारत में जितने कोयले का उत्पादन होता है उसका 3/4 हिस्सा यहाँ पे उत्पादित होता है। ये भी छोटे छोटे पठारों में बंटा हुआ है। इसके उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार है। ये छोटा नागपुर पठार है, इसके उत्तर में हजारीबाग पठार और नीचे दक्षिण में रांची का पठार है। आगे बढ़ते हैं, ये मेघालय का पठार। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो मेघालय का पठार है ये भी इसी दक्षिण पठार का पार्ट है। इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। मेघालय का जो पठार है वो भारत के मुख्य पठार से कांप मिट्टी के द्वारा अलग हो गया है। इसे गारो राजमहल खड्ड भी कहते हैं। इसका निर्माण भूपृष्ठों में जब भ्रंश पड़ा उससे हुआ है। गंगा नदी ने इसे अपने निक्षेप के द्वारा कांप मिट्टी से भर दिया। इस पठार के पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खासी जयंती और पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियाँ हैं। खासी पहाड़ियाँ का जो मध्य भाग है ये एक मेज के जैसे है, ऊपर से प्लेन। यहाँ पे शिलोंग नगर स्थित है। ये जो हिस्सा है ये सबसे हाइट वाला है। इसकी उत्तरी ढाल बहुत ही तेज है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसके दक्षिणी भाग में सूरमा घाटी और मेघना घाटी हैं। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी है जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये मेन पार्ट्स थे प्रायद्वीपीय भारत के। और अब हम इसकी थोड़ी सी जो पर्वत और पठार हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है और मेघालय का पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में कई पर्वत और पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अरावली पहाड़ियाँ ये मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में है और दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से होकर के उत्तर पूर्व तक हैं। ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है। कठोर क्वार्ट्ज, नीस, सिस्ट इन शैलों से बनी हुई बहुत ही प्राचीन वलित पहाड़ियाँ हैं। प्रारंभ में इनकी हाइट काफ़ी रही होगी लेकिन वर्तमान में अपरदन के द्वारा ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में रह गई है। विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में है, अनवरत नहीं है। इसकी प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये आबू पर्वत पे है, माउंट आबू में। और ये पर्वत श्रेणी राजस्थान के अजमेर, जयपुर से होती हुई हरियाणा में प्रवेश करती है और ये दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में ये इसकी हाइट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और अंत में ये विलीन हो जाती है। फिर आता है विंध्याचल पर्वतमाला। आज की क्लास में इतना ही, सॉरी। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसको विस्तार से। धन्यवाद।